अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS605 के लेक्चर नंबर 23 एंड 24 में तो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बुक है हमारी, इसका मिड के बाद का हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया है। तो इसमें 23 और 24 के लेक्चर और आइंदा भी जल्दी में इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो हैं आपके लिए बना दूँगा। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आज के इस लेक्चर का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एग्ज़ाम्पल, यानी कि SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क फॉर अ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी टास्क पकड़ना है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पकड़ना है और हमने कॉन्सेप्चुअली उसकी सारी की सारी प्लानिंग करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसका जो सारे का सारा कॉन्सेप्ट है हमारे लिहाज से कि वो सॉफ्टवेयर किस तरह का डिज़ाइन हो सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हम देखेंगे, हम कॉन्सेप्चुअली भी देखेंगे, हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी देखेंगे एंड ओवरऑल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर को कॉन्सेप्चुअली डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है पोटेंशियल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस आइडिया इज़ एक्सप्लोर्ड। यानी कि आपने कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लिया है या कोई भी आपने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो आइडियाज़ आपके पास पोटेंशियल होते हैं, जो क़ुव्वत आपके पास ताकत होती है, उसको अपना कॉन्सेप्चुअली आपने देखना होता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो टास्क है वो किस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारे पास डेवलप होगा। तो इसमें जो मेजर टास्क इंक्लूड होते हैं वो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। अब स्कोपिंग में सबसे पहले हमने इरादा करना होता है, कोई भी नीयत करनी होती है, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो उसके कॉन्सेप्ट को लेके हमारे ज़हन में या हमारे कॉन्सेप्ट में जो इरादा है उसको हमने सबसे पहले देखना होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे पास प्रोजेक्ट है, किस तरह की डेवलपमेंट होगी और कौन सा हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क है और इसके बारे में हमारे किस तरह के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में देखनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट प्लानिंग। इसमें ये होता है कि मिसाली तौर पे हमने अपने कॉन्सेप्ट को, जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास या जो भी हमारे पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मिसाली तौर पे हमने उसकी प्लानिंग करनी होती है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, फ़िज़िकली स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्चुअली, यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने अपने माइंड में ही इसकी प्लानिंग करनी होती है कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी, कितना सरमाया लगेगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरह के लोग हमें चाहिए, कौन से स्किलफुल हमें लोग चाहिए, कौन सा हमें स्टाफ चाहिए इसके लिए, और बाकी किस तरह की टेक्नोलॉजी इसके लिए दरकार होगी और हमारे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितने % इसमें फुल्ली जो है वो कंप्लीट हो सकती हैं। इस तरह की सारी जो प्लानिंग होती है, कंसेप्चुअल प्लानिंग, ये भी हमें स्टार्टिंग में फ़िज़िकली अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही देखनी पड़ती है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी रिस्क असेसमेंट। अब असेसमेंट में हमारे पास मालियत भी आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी की मालियत कितनी होगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होगी और कितनी मालियत की होगी, इसके हमारे कितने अखराजात होंगे, इस पे हमारा कैपिटल कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा और कितनी जल्दी हम अपने प्रोजेक्ट को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए सॉल्व कर सकेंगे और हमें किस किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। उसके बाद है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जो भी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं इस चीज़ का हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये काम करेगा। क्या इससे पहले हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसा प्लान बनाया है तो क्या वो हमारे पास कामयाब हो गया है या नहीं। इस तरह की कोई भी
ये जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें सबसे पहले अपना पुराना डाटा सर्च करके उसमें से अपनी जो ज़्यादा कामयाब आपकी टेक्निक्स रही होती हैं पिछले प्रोजेक्ट्स में, उन टेक्निक्स के हवाले से आपने सारे का सारा डाटा कलेक्ट करना होता है और फिर उसको देख के कोई भी कंपनी जो है वो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करती है, अपने कॉन्सेप्ट को क्रिएट करती है और उस कॉन्सेप्ट के हवाले से फिर अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करती है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसे डेवलप करने की कोशिश करती है। तो उसके बाद है कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो भी ये पीछे हमने पढ़ा है कि सारे का सारा हम सबसे पहले इरादा करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मिसाली तौर पे हम एक प्लानिंग करेंगे, उसके बाद मालियत को देखेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए, स्टाफ किस तरह का चाहिए, और उसके बाद हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है ये हमारा कामयाब होगा या नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना है। इस कॉन्सेप्ट पे हमने फ़िज़िकली अब अमल करना है, इसको हमने फ़िज़िकली करके देखना है और उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाता है कस्टमर रिएक्शन टू द कॉन्सेप्ट। जो भी हमारे पास कस्टमर की नीड्स थी, जो कस्टमर की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, क्या हम उनको फिलफिल कर सके हैं या नहीं। अब कस्टमर को हमने जो अपना कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद दिखाया है, तो इस पर कस्टमर ने हमें क्या रिएक्शन दिया है, क्या उसे ये प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया गया है अच्छा लगा है या इसमें कोई कमी पेशी है, वो चेंजिंग करवाना चाहता है। हर किस्म की वो अपनी राय दे सकता है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट स्कोपिंग, वही के इरादा करना कॉन्सेप्ट का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले सब टास्क्स और एक्टिविटीज़। जब भी हमारे पास कोई बड़ा टास्क आ जाता है तो उसको हल करने का सबसे ज़्यादा जो आसान और अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाए, यानी कि सब्स ग्रुप्स में, यानी सब टास्क्स में डिवाइड कर लिया जाए या एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लिया जाए और उस छोटे छोटे हिस्से को फिर सॉल्व करके तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। हमने पीछे भी कुछ ऐसे एल्गोरिथम पढ़े थे जो हमें हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी जो प्रॉब्लम होती थी उसको छोटे छोटे हिस्सों में सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते थे और उसके बाद जो है वो उसे सॉल्व करके हमारी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम होती थी उसका अच्छे से अच्छा सल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करते थे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाए और फिर छोटे छोटे हिस्सों को हल करके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई नीड्स एंड बेनिफिट्स। हमने सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड्स को देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर बनवा रहा है और क्यों बनवा रहा है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसकी नीड्स क्या क्या है, उसे इस सॉफ्टवेयर से चाहिए क्या। उसके बाद बेनिफिट्स कि उससे इस सॉफ्टवेयर से कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, कितनी जल्दी उसका काम ख़त्म होगा और कितने लोगों का काम ये एक सॉफ्टवेयर करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें उसकी नीड्स में आ जाती हैं। तो उसकी नीड्स को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है। जब तक हम अपने कस्टमर की नीड्स को ही नहीं जानेंगे तो हम अपना सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन डिज़ायर्ड आउटपुट, कंट्रोल इनपुट। अब डिज़ायर्ड में मतलूबा हमारे पास आउटपुट, कंट्रोल और इनपुट आ जाती है इस कॉन्सेप्ट के हवाले से कि इस हमारे पास प्रोजेक्ट में कौन कौन से इनपुट आएंगे, कौन से कंट्रोल्स आएंगे और कौन कौन से हमें आउटपुट मिलेंगे। ये सारी की सारी डिफ़ाइन की जाती हैं कॉन्सेप्ट स्कोपिंग में। उसके बाद आ जाता है डिफ़ाइन द फंक्शन बिहेवियर, कि जो भी फंक्शन हम इस प्रोग्राम में एडिट कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं इसका हमें बिहेवियर क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कोई एक प्रोग्रामर है तो जब वो प्रोग्रामर को प्रोग्राम कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, तो कोडिंग करते वक्त उसका सबसे ज़्यादा जो ध्यान होगा वो होगा अपनी आउटपुट पे, कि आउटपुट मेरी किस तरह की आएगी और किस तरीके से आएगी और किस डिज़ाइन में आएगी।
कोडिंग करते वक्त उसका सारे का सारा ध्यान अपने आउटपुट पे जाता है कि किस तरह का ये फंक्शन मुझे बिहेवियर देगा, एंड पे आउटपुट मुझे किस तरीके से देगा, अच्छे मैनर्स में देगा या बुरे मैनर्स में देगा, ये हमारे क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा या नहीं, या किसी भी यूज़र के लिए अच्छा है या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट में देखी जाती हैं। उसके बाद है आइसोलेशन सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स, कि इस जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स हैं उनमें यूनिक चीज़ें कौन सी होंगी और किस किस काम के लिए वो इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद 6वें नंबर पे हमारे पास आएगा रिसर्च अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, कि ये कंपनी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो पहले ही उसके पास मौजूद हैं उनसे रिसर्च अवेलेबल है, उन सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करके तो उनसे डाटा हासिल किया जाता है कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें हमारे पास ये बताया जाएगा कि हमारे पास टेक्निकली कौन कौन सी चीज़ मुमकिन है, हम अपनी टेक्नोलॉजी से इस प्रोजेक्ट में या इस डिज़ाइन में, इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी टेक्निकली तौर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट को, कौन कौन से काम को मुमकिन बना सकते हैं। उसके बाद है मेक क्विक एस्टिमेट ऑफ साइज़, कि जल्दी से जल्दी हमने अपना एक एस्टिमेट बनाना है साइज़ का, कि हमारे प्रोग्राम का, हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ कितना होगा, इसमें कैपिटल कितना आएगा, स्टाफ कितना होगा, ये सारे के सारे साइज़ को हमने एस्टिमेट करना होता है। और उसके बाद क्रिएट स्कोप डेफिनेशन, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की स्कोपिंग की जाएगी, इसकी स्कोप को क्रिएट किया जाएगा, इसकी डेफिनेशन को किस तरह से एक स्कोप जो है वो क्रिएट की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई नीड्स एंड बेनिफिट्स। ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि आइडेंटिफाई नीड्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की नीड्स को ही नहीं जानेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे ही फुलफ़िल नहीं होंगे, तो हमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मीट विद कस्टमर। अब जब हमने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है, हायर किया है किसी भी कस्टमर से, तो उससे मिलके सबसे पहले हम उसकी नीड्स के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई नीड्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, सबसे पहले हम उसकी नीड्स के बारे में जानेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसे चाहिए क्या क्या, वो किसके लिए, किस प्रोग्राम के लिए, कौन से काम के लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना चाहता है और किस तरह का डिज़ाइन करवाना चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद है इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। अब बारी आती है कि प्रोजेक्ट के जो स्टेटमेंट है उसको कायम करना, उससे क्रिएट करना, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में वो किस तरह की होगी। उसके बाद माइलस्टोन में आ जाता है प्रोजेक्ट स्टेटमेंट डिफाइंड, जो भी हमने इसके हवाले से स्टेटमेंट बनाई है, जो भी हमें मॉडल स्टार्टिंग में बनाया है, जो हमने अपने कस्टमर को दिखा के फिर उस पर अमली काम स्टार्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो जो स्टेटमेंट सबसे पहले बनाई जाती है अपने कस्टमर को मुत्तफ़िक करने के लिए, एग्री करने के लिए, वो हमारे पास होता है माइलस्टोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन डिज़ायर्ड आउटपुट कंट्रोल इनपुट। ये वही हमारे पास हैं OCI, यानी कि हमें कौन कौन से यहाँ पे कंट्रोल चाहिए, इनपुट चाहिए, कौन से हमारे पास आउटपुट चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा स्कोप कीबोर्ड फंक्शंस, कीबोर्ड के फंक्शंस कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, कौन सा स्कोप होगा इनका। उसके बाद वॉइस इनपुट फंक्शंस हैं, मोड्स ऑफ इंटरेक्शन है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, हमारा डिज़ाइन क्या होगा, इंटरेक्शन का जो ज़रिया है, जो मीडिया है वो कौन सा होगा। स्कोप डॉक्यूमेंट, डायग्नोसिस डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद वर्क प्रोडक्ट फंक्शंस डॉक्यूमेंट OCI एब्रीवेशन है आउटपुट कंट्रोल एंड इनपुट की। ये वही हमारे पास है कि कौन कौन सी हमारे सॉफ्टवेयर में आउटपुट चाहिए, कौन से कंट्रोल्स चाहिए और कौन कौन से इनपुट इस्तेमाल होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले से देखनी है। उसके बाद हमारे पास आएगा FTR, यानी कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूवर्स।
तो इसके बाद हमारे पास जो है रिव्यू OCI विद कस्टमर के साथ इसकी सारी इनपुट्स दे के कंट्रोल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, हम क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी नीड्स के हवाले से कौन कौन सी इनपुट दे के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं। तो हमें कंट्रोल के बाद कौन कौन सा आउटपुट मिल रहा है, क्या वो हमारी नीड्स के मुताबिक है या नहीं। पॉइंट आता है रिवाइज OCI एज रिक्वायर्ड, बार बार इस OCI को आउटपुट कंट्रोल इनपुट को रिवाइज करना है जब तक कि हमारी नीड्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो जाती या हमारा जो कस्टमर है वो एग्री नहीं हो जाता। उसके बाद माइलस्टोन में OCI डिफ़ाइन के OCI जो है वो डिफ़ाइन कर दी जाती है अपने कस्टमर के साथ। हमारा जो इनपुट कंट्रोल और आउटपुट हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में या प्रोजेक्ट में डिज़ाइन किए गए हैं वो सारे के सारे डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं। जो टॉपिक है वो हमारे पास है शेड्यूलिंग किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शेड्यूलिंग के बगैर हमें प्रोजेक्ट को बनाना तो दूर, हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते। तो जब तक इसकी हम प्लानिंग नहीं करेंगे और तब तक हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। तो इसलिए शेड्यूलिंग हमारा सबसे पहला टास्क होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो शेड्यूलिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी स्मार्ट होगी और जितनी टाइम के अंदर अंदर रह के बनेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी लुक जो है वो उतनी अच्छी होगी और आपकी कंपनी का एक नाम होगा। तो शेड्यूलिंग में सबसे पहले होता है यही कि शेड्यूलिंग में आपको बताऊं कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके अगले जो सेमेस्टर होंगे 7th और 8th, इसमें जितने भी आपको प्रोजेक्ट आएंगे उसमें आपको शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी। आपको कोई ना कोई टास्क दे दिया जाएगा, इस टास्क के लिए हमें शेड्यूलिंग जो है वो बना के प्रोवाइड की जाए। तो जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें शेड्यूलिंग का हिसाब लगाना होगा कि कौन सा टास्क है, इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में बनेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से ये कंप्लीट होगा और कब कंप्लीट होगा, कितने टाइम में हो सकता है, कितने रिसोर्सेज से हो सकता है और कितने लोग हमें चाहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें शेड्यूलिंग में आती हैं। शेड्यूलिंग के बगैर हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते किसी प्रोजेक्ट की। तो ये अगले सेमेस्टर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। तो इसके अगले सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिनकी हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 माह का सेमेस्टर है, तो अगर हम उसके अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करके हम उन्हें दिखाएंगे तो हमें वो पास करेंगे, अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। लेकिन अगर हमारे शेड्यूलिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की वो हमारे टाइम से ऊपर चली जाती है तो वो प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो शेड्यूलिंग हम स्टार्ट करते हैं। एन एक्टिविटी इन विच यू विल डिसाइड, आपको इस चीज़ का डिसीजन लेना होता है। यू विल डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क, आप किस तरह से अपने किसी भी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में, सब ग्रुप्स में या सब टास्क में, स्मॉलर टास्क में डिवाइड करके उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ दीज टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड, किस तरह से ये टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, कौन कौन से हिस्से में कौन सा स्मॉलर पीस होगा और किस तरह से ये टास्क जो है वो कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने टास्क डिवाइड कर दे तो हम स्टार्ट पहले से करें और दूसरी बार में हम आखिर वाला जो हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का वो स्टार्ट कर दें। हमें बिल्कुल एक तरतीब से ही इनको टास्क को डिवाइड करना है और उसी तरतीब से हमें सॉल्व करते जाना है, यानी कि एग्जीक्यूट करते जाना है। हाउ मच टाइम आर टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, हमने टाइम का हिसाब लगाना है कि कौन सा जो टास्क है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो इसके हिसाब से उसे हमने सॉल्व करना है। ये आगे आपको एग्जांपल से सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है माइलस्टोन हमने पीछे भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर समझा देता हूँ कि गोल सेट करना होता है इन आवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दैट आर कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 3 टास्क्स। ये हमारे 2 या 3 टास्क या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ टास्क पे मुश्तमिल होता है जो हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए होते हैं। इन सब को मिलके हमारा एक गोल सेट बनता है जिसे हम माइलस्टोन कहते हैं और यही माइलस्टोन हम अपने कस्टमर को या प्रोजेक्ट के ओनर को दिखा के उसे एग्री करते हैं।
उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाएंगे एस्टिमेट रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले आएगा स्प्लैश स्क्रीन। अब ये क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उस पे स्टार्टिंग पे ही हमारे कंपनी का या सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो बड़ा सा एक स्क्रीन पे शो होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर का नाम शो हो, कुछ म्यूज़िक वगैरह बजे, कुछ उसकी एनिमेशन हो और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जो देखते ही हमारे कस्टमर को एग्री कर दे। तो ऐसा हमने कोई भी वीडियो बनानी है या कोई भी एनिमेशन बनानी है जो हमारे प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आएगी। उसके बाद आएगा मेमोरी फॉर सेविंग वीडियोस। ये हमारे पास इतनी मेमोरी है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बाकी जो हमारे पास वीडियोस हैं इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के हवाले से जो हम अपलोड करेंगे उनको सेव करने के लिए हमारे पास इतनी मेमोरी मौजूद है या हमें और ख़रीदनी पड़ेगी और हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे इसके लिए। उसके बाद है बजट। बजट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने ये ध्यान रखना होता है अपने कस्टमर को। कस्टमर की जब बातचीत करते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले बजट को ही देखना होता है। बजट और टाइम, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि टाइम कितना लगेगा और बजट कितना होगा। अब ये नहीं कि आपने कोई अपने पास से ये अंदाज़ा लगा दिया कि हमारे पास इतना 1-2 लाख रुपए का बजट आएगा और आपने बाद में जब उसके रिसोर्सेज देखें, रिक्वायरमेंट देखी, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है इसके रिसोर्सेज ही इससे महंगे हैं 1-2 लाख से, तो वो आपको लॉस में जाएगा। तो इसलिए आपने प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले यही देखना है कि बजट और टाइम कितना लगेगा। आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवरी टाइम के अंदर अंदर बजट के अंदर ही पेश करना होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है। सम टास्क विल गोज़ इन पैरेलल। ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पहला कंप्लीट होगा तो ही दूसरा स्टार्ट हो सकेगा। उसके बाद आता है डोंट मेक शेड्यूल टू मच टाइट। ज़्यादा टाइट शेड्यूल कभी मत बनाइए। जब भी आप शेड्यूलिंग करें तो कम से कम 1-2 दिन, 3 दिन या 4 दिन अजाफी रख के आप आसानी से अपने शेड्यूल को क्रिएट करें और प्रोजेक्ट को प्लान करें। ऐसा ना हो कि अगर कोई एमरजेंसी बन जाती है तो आपका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो आपकी ऐसे इमेज ख़राब होगी अपने कस्टमर के सामने। तो अगर आपने जो कस्टमर को टाइम दिया है उस टाइम में उस बजट के लिहाज से आपने अपनी डिलीवरी टाइम पे नहीं की तो आपकी इमेज ख़राब होगी, वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए अपना जो शेड्यूल है उसमें कुछ दिन एक्स्ट्रा रखें और बिल्कुल सुकून से आराम से अपनी शेड्यूलिंग करें। और उसके बाद है पीपल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट में फॉल इल। अब ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास आपके स्किलफुल लोग हैं जो आपने हायर किए हुए हैं, तो उनमें से अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आपको एमरजेंसी में कोई नया बंदा तो आप इतनी जल्दी तलाश नहीं कर सकते कि उसका काम उसी दिन पे कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है 2-4 दिन एक्स्ट्रा रखने का कि अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 1-2 दिन वेट करके भी अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये सिंपल एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल ही है कि सबसे पहले ये देखें, हमने ये हमारे पास टास्क हैं T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन T7 तक, ये हमारे पास टास्क हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखी हुई है ड्यूरेशन। यहाँ पे हम बताया कि ये हमारे पास जो पहला टास्क है ये हमें 14 दिन में कंप्लीट होगा और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये पहला टैब खाली है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास जो T2 है, T2 हमारे पास 7 दिन में कंप्लीट होगा। और इससे पहले लिखा क्या है T1, यानी कि ये डिपेंडेंट है T1 पे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक T1 जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता हम T2 को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले जो 14 दिन हमें लगेंगे वो T1 पे लगेंगे और उसके बाद जो 7 दिन है वो हमारे T2 पे लगेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया T3 को लगेंगे 20 डेज़ और ये आगे लिखा हुआ है M1, यानी कि ये किसी भी टास्क पे डिपेंडेंट नहीं है। M1 का मतलब है माइलस्टोन 1, जो हमने टास्क अपना क्रिएट किया था वो पहले
2 टास्क पे कंसिस्ट करता था। तो जब ये 2 टास्क और 3 टास्क जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा जो पहला माइलस्टोन है वो भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही T4 जो है उसको 6 दिन लगेंगे। तो T3 आगे डिपेंडेंसी है, जब तक ये हमारा माइलस्टोन 1 जो है T3 ये कंप्लीट नहीं हो जाता हम T4 को स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने माइलस्टोन 2 एंड 3 जो है वो हमारा क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे आप डेज़ को देखिए कि कितने डेज़ हमें लगेंगे। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन लिखे हुए हैं। तो हम अगर अपने क्लाइंट को 27 दिन दे देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाएं। इसकी भी आपको आगे एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास है एक्टिविटी बार चार्ट वीकली बेसिस। ये हमारे पास वीकली बेसिस है, वहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन थे। तो हम जल्दी में अगर अपने क्लाइंट को 27 दिन का टाइम दे देते हैं या 28 का 30 का दे देते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा हो सकती है। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो T1 था वो हमारे पास 2 वीक्स में ख़त्म हो रहा है और हमने कहा था कि जब तक हमारा T1 कंप्लीट नहीं होता हम T2 को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो T1 कंप्लीट हुआ तो तीसरे हफ्ते में हमने T2 को स्टार्ट किया। जब ये ख़त्म हुआ तो हमारे पास जो माइलस्टोन 1 था ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं था, तो इसको हमने T1 के साथ ही स्टार्ट किया ताकि T2 के ख़त्म होने तक ये भी हमारे पास गोल एक्टिव हो जाए। उसके बाद हमारे पास T3 था जो माइलस्टोन 1 के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होना था। तो ये चौथे हफ्ते में स्टार्ट हुआ और माइलस्टोन जो 2 था ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, तो इसलिए हमने इसे तीसरे हफ्ते से ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आएगा T6, ये 5वें हफ्ते में होगा और उसके बाद हमारे पास जो M3 है ये 5वें और 6ठे हफ्ते में। तो अब यहाँ पे आप देखें वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हमने बेसिकली से वीकली बेसिस पे शेड्यूल किया तो हमारे पास 6 हफ्ते का टाइम आया, यानी कि हम इसे 6 हफ्तों में डिज़ाइन कर सकते हैं। ओरिजिनल टाइम हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ और इसमें से भी 4-5 दिन आपने एक्स्ट्रा रख के अपने कस्टमर को टाइम दे के उसके बजट के हिसाब से उसे कॉस्ट उसकी बता के और टाइम एग्जैक्टली जो है वो उसे बताना है, तो ही आपका जो शेड्यूलिंग है वो अच्छी बन सकती है। तो आज का लेक्चर जो है उसका अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।